हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो फाइनली कल डीएमई ने अपनी ऑफिशियल साइट में एमपीपीजी काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी है और आज ऑफिशियली 24 अप्रैल से एमपीपीजी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जो कि 27 अप्रैल तक होगी। आपको 4 दिन चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग को लेके मैं एक अलग से अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम तक। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको चॉइस फिलिंग के लिए भरना है, इसके लिए मैं अलग से अभी एक वीडियो बना दूंगा। पर अभी भी लोगों को बहुत डाउट है काउंसलिंग को लेके, उनकी अभी भी बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उनकी जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको, उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। तो जो मेरा आज बेसिस रहेगा वो जो भी डीएमई ने अपने पहले जो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की जो पीडीएफ डाली थी उसको मैं आज बेसिस लूँगा और उसी के बेसिस को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले अपन देखते हैं कि एनआरआई कोटा के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमपीपीजी काउंसलिंग के लिए। तो जो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं वो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए है, और यदि आप एनआरआई कैंडिडेट नहीं है तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं इन स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि पहला क्वेश्चन ये है कि यदि राज्य के निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में एनआरआई कोटा की सीट्स पर प्रवेश हेतु पात्रता क्या होगी। तो यदि आप एक एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए आपके नीट में। जैसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का नीट पीजी 2020 की चयन परीक्षा के लिए नियुक्त 50% होना अनिवार्य है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यदि आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एनआरआई अभ्यर्थी एनआरआई कोटा की सीट के लिए अतिरिक्त ओपन श्रेणी की सीट पर पात्रता रखते हैं क्या नहीं। तो यदि आप एक एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ ओपन सीट्स के लिए ही एलिजिबल होंगे और आपको एक अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि आप एक इन सर्विस कोटा के कैंडिडेट हैं और आपने 2 साल सर्विस दी एमपी के गवर्नमेंट को, तो आपकी जो 2 साल की जो सर्विस थी उसके हिसाब से जो आपके मार्क्स थे उसको जो एमपी ने अपग्रेड कर दिया। पर आपको अपग्रेडेशन के बाद जो आपके मार्क्स बढ़े हैं, जो मार्क्स आपके बड़े हैं तो जो वो तो आपके फाइनल मार्क्स रहेंगे, पर आपको एक ओपन कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब आपको एक अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो आपकी जो भी कैटेगरी हो वो लायबल नहीं रहेगी, आपको एक अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसी के हिसाब से फिर आपको सीट अलॉट होगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। मतलब ओपन कैंडिडेट का मतलब ये है कि ओपन सीट के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया का ये मतलब है कि यदि आपको अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा और अनरिजर्व की ही सीट के लिए आप लायबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एनआरआई कोटा की सीट पर आरक्षण लागू है। तो नहीं है। तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी आपको अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको सीट अलॉट होगी। क्या एनआरआई अभ्यर्थियों को एनआरआई कोटा की सीट हेतु पक्ष से पंजीयन कराना होगा। तो एनआरआई अभ्यर्थियों को एनआरआई कोटा की सीटों हेतु एक ही बार पंजीयन कराना है। मतलब आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप राउंड 1 और राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एनआरआई अभ्यर्थी यदि मध्य प्रदेश की डोमिसाइल कैंडिडेट हैं तो ऊपर उनने अपना जो एमबीबीएस है वो किसी और बाहर स्टेट से किया है तो उसके लिए आपको क्या लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हाँ। काउंसलिंग में यदि आप फर्स्ट राउंड में जो भी एमपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, जो भी एनआरआई कैंडिडेट्स हैं एमपी की, जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, उन्हीं को फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड राउंड में नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट है उन्हीं को अप्लाई करने दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड में सिर्फ एमपी डोमिसाइल एनआरआई कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में जो भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हैं जो कि बाहर के स्टेट्स के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था। अब आती है मेन बात,
चॉइस फिलिंग हेतु क्या कोई शुल्क देना होगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। यदि आपको फर्स्ट राउंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। जो आपने अभी 1000 पे किया है वही सिर्फ आपकी जो फर्स्ट राउंड की शुल्क है वही रहेगी। पर यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है और यदि आप सेकेंड राउंड में आप अप्लाई करते हैं तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25,000 पे करना पड़ेगा। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख पे करना है। और यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, मतलब आप ST/SC या फिर ST/SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको 12,000 पे करना है सेकेंड राउंड में बैठने के लिए। तो ये यदि आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 25,000 पे करना है। और यदि आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख पे करना है। यदि आप एक ST/SC कैंडिडेट हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12,500 पे करना है। और यदि आप NRI कैंडिडेट हैं तो आपको 10 लाख पे करना है। और वही चीज़ अगर यदि आप मॉपअप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो और आप डोमिसाइल कैंडिडेट हैं तो आपको 2 लाख पे करना है। और यदि आप NRI कैंडिडेट हैं तो आपको मॉपअप राउंड अटेंड करने के लिए आपको 10 लाख पे करना है। आई होप मैं क्लियर हूँ। क्या रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया प्रत्येक चरण की काउंसलिंग से पूर्व होगी? तो नहीं होगी। सिर्फ राउंड 1, यदि आपने जो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन जो पहले करवाया था वो सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 के लिए ही लायबल होगा। तो यदि आपने जो अभी एक रजिस्ट्रेशन करवाया है 1000 दे के, वो सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। मॉपअप राउंड के लिए आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे द्वारा नीट PG 2020 में श्रेणी विकल्प अनाक्षर अनरिजर्व कैंडिडेट दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश की EWS कैंडिडेट के लिए पात्र हूँ, मुझे क्या करना होगा? तो आपको यदि आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और EWS में आ रहे हैं तो आप 10% EWS की जो सीट्स हैं उन्हीं के लिए सिर्फ एलिजिबल रहेंगे यदि आप एक EWS कैंडिडेट के लिए अप्लाई करते हैं काउंसलिंग में। तो बहुत लोगों को डाउट आ रहा था कि मैं OBC कैंडिडेट हूँ तो मैं अनरिजर्व के लिए सीट्स के लिए लायबल रहूँगा कि नहीं। तो आप एक स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ OBC सीट्स के लिए ही लायबल रहेंगे, ना कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। तो यदि कोई अनरिजर्व कैंडिडेट है तो वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए लायबल रहेगा। कोई EWS का कैंडिडेट है तो वो सिर्फ EWS की जितनी सीट्स हैं उन्हीं के लिए लायबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैंने प्रवेश नहीं लिया है, मतलब आपने सीट नहीं ली, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग ऑल इंडिया से कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट अलाउ था, पर यदि आप एक स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो जहाँ पे फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है, ना ही राउंड 1 में ना ही राउंड 2 में, यदि आपको सीट अलॉट होती है तो आपको सीट ज्वाइन करना कंपलसरी है। पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप मैं क्लियर हूँ। आपको सीट अलॉट हो रही है फर्स्ट राउंड में तो आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। यदि आपने सीट लीव कर दी तो यदि आपने सीट आपको अलॉट हुई, आपने सीट ताकि नहीं ली तो आपने सीट छोड़ दी तो आप आने वाले जो भी राउंड्स होंगे राउंड 2 और मॉपअप राउंड उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा यदि आप फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है और उसको सीट छोड़ देते हो तो। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई, क्या मैं द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा? तो हाँ, आप पात्र रहोगे। आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। आपको कोई बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, फिर से आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए लायबल रहोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है। ठीक है, तो क्या अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में मैं पूर्ण सीट के लिए यथावत रहूँगा या क्या नहीं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है इस क्वेश्चन में। तो यदि आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया सेकेंड राउंड के लिए और आप अपग्रेड होते हैं, यदि आप अपग्रेड होते हैं तो आपके जो फर्स्ट राउंड की जो सीट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और जो आपकी फर्स्ट राउंड की जो सीट थी वो किसी और बंदे को मिल जाएगी। पर यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, आपने अपग्रेडेशन के अप्लाई किया और आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होते हैं,
आप सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं होते हैं तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो बची रहेगी, वो आप उसमें फिर आप उसके लिए आप लायबल हैं, वो किसी और कैंडिडेट को अलॉट नहीं होगी। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप यदि आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं सेकंड राउंड में तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो बची रहेगी। तो मैं क्लियर हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण की काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, तो क्या मैं अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेडेड सीट महाविद्यालय और श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य है क्या? तो कोई भी काउंसलिंग यदि आपको अपग्रेडेशन में कोई भी सीट अलॉट हो रही है तो आपको अपग्रेडेशन जो भी आपकी अपग्रेडेड सीट है उसमें जाना, उसमें एडमिशन लेना जरूरी है, अनिवार्य है। यदि आप नहीं लोगे तो आप आगे की जो काउंसलिंग्स हैं, जो आगे के जो राउंड्स हैं उसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपको अपग्रेडेशन के बाद कोई भी अगर सीट अलॉट हो रही है तो आपको वहाँ पे ज्वाइन करना कंपलसरी है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ एवं उस सीट से तात्पर्य देता हूँ तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा? एवं सीट से तात्पर्य देता हूँ, तो हाँ ये क्वेश्चन था। तो यदि आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, पर यदि आप सीट सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक, फिर से बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होती है और यदि आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक उस सीट को छोड़ देते हैं तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। और यदि आप 2 दिन के बाद, मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के 2 दिन बाद अगर सीट लीव करते हैं फर्स्ट राउंड की तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ेगा, जो कि 10 लाख है एमपी में। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ, ठीक है, परंतु यदि मैं उस सीट पर तात्पर्य देता हूँ तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क देना वापस होगा। तो यदि आप 2 दिन पहले आपने छोड़ दिए, मतलब आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के 2 दिन पहले फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ दी, तो आपको 10%, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज आपने लिया था तो आपको उस जो आपने फ़ी पे करी थी, जो एकेडमिक फ़ीस जो आपने पे करी थी उसका 10% माइनस करके आपको जो फीस है वो वापस कर देंगे। पर यदि आप एक एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आप सीट लीव करते हैं तो आपको पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा 25,000 का। आई होप मैं क्लियर हूँ। आप एनआरआई कैंडिडेट हैं, आपने सीट लीव करी तो आपको 25,000 का पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा। और यदि आप नॉर्मल एमपी के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं तो आपको आपका जो आपने एकेडमिक फ़ी पे करी है उसका 10% काट के आपको वापस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि प्रवेशित सीट में तात्पर्य देने पर सीट लिविंग बॉन्ड कब लागू होगा? तो यदि आप प्रवेशित समय सारणी से उल्लिखित द्वितीय चरण की काउंसलिंग से प्रारंभ होने के 2 वर्ष पहले अगर आप सीट को छोड़ देते हैं तो सीट लिविंग बॉन्ड लागू नहीं होगा। यही जो मैंने पहले आपको बताया। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होनी चाहिए? तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग यदि आपको, तो आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे सेकेंड राउंड में। यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई और आपने अपग्रेडेशन के अप्लाई किया सेकेंड राउंड में तो आप भी ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आप यदि आपको कोई फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है या फिर आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि क्या द्वितीय चरण की में भाग लेने हेतु पुनः चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना होगा? यही बहुत लोगों का डाउट है इस चीज़ में कि सेकेंड राउंड में जो आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग थी वो लायबल नहीं है। आपको सेकेंड राउंड में एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। आपकी जो पहले की जो वो चॉइस फिलिंग थी वो लायबल नहीं है सेकेंड राउंड में, तो आपको एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आपको एक फ्रेश अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है सेकेंड राउंड के लिए कि आपको क्या क्या चाहिए सेकेंड राउंड में। और यदि आप अपग्रेड होते हैं तो आपको उस अपग्रेडेड सीट में सेकेंड राउंड में ज्वाइन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द्वितीय चरण मापक चरण में जमा किए गए अग्रिम शुल्क का संयोजन किस तरह से होगा?
सो अगर द्वितीय चरण या फिर मॉपअप में आपने जो भी फीस पे करी थी, जैसे कि आप अनरिजर्व के कैंडिडेट थे, तो आपने 25,000 पे किए थे सेकेंड राउंड काउंसिलिंग में। यदि आपने प्राइवेट कॉलेज से आप अप्लाई कर रहे थे सेकेंड राउंड में, तो आपने 2 लाख पे किए थे। तो जो वो आपने अमाउंट जो पे किया था वो आपकी जो एकेडमिक फीस है उसमें इंक्लूड कर ली जाएगी। और तो इसमें उसके बाद पढ़ लेते हैं। द्वितीय चरण एवं मॉपअप राउंड में सीट आवंटन होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क जो टोटल एकेडमिक फीस है उसमें संयोजित कर ली जाएगी, मतलब उसमें ऐड कर ली जाएगी। यदि सेकेंड राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो काउंसलिंग के उपरांत, यदि आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है, मॉपअप में आपकी कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो जो आपने अमाउंट पे किया था वो आपको विदिन 6 मंथ्स आपको काउंसलिंग खत्म होने के बाद वो लोग आपके जो अकाउंट नंबर है उसमें आपको वापस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं मैंने द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकता हूँ? हाँ, तो इसमें इन्हें बोला कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रारंभ होने के 2 वर्ष पहले जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट होती है तो आप विथिन 2 वीक्स, मतलब आप सेकेंड राउंड स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक, सॉरी, सेकेंड राउंड स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक यदि आप सीट लीव कर देते हैं तो आपको सीट लीविंग बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में ये कहा गया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जा रहा है कि मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यदि आपको फर्स्ट राउंड में भी सेकेंड राउंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप ऑटोमेटिकली लायबल होंगे मॉपअप राउंड के लिए, पर आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए। तो जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए ही लायबल है, आपको मॉपअप राउंड के लिए एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मॉपअप राउंड में। और यदि इन्हें थर्ड पॉइंट में मेरे को थोड़ा डाउट है क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है थर्ड पॉइंट। इनने ये कहा है कि यदि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में भी यदि आपको सीट अलॉट हुई है और आप सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप लायबल हैं मॉपअप राउंड में। और जो पहले जो नोटिस आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि यदि आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो रही है तो आप लायबल नहीं होंगे मॉपअप राउंड के लिए। पर जो एक नया नोटिस निकाला है उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में यदि आपको सीट अलॉट हो रही है तो आप लायबल है मॉपअप राउंड के लिए। तो थोड़ा मैं इसको अभी क्लियर कर दूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो क्वेरी है वो क्लियर करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि पात्र अभ्यर्थी को मॉपअप चरण में क्या करना होगा। तो जो यदि आप मॉपअप राउंड के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना होगा मॉपअप राउंड के लिए। फिर आपको 2 लाख सॉरी तो यदि फिर आपको 2 लाख पे करना है यदि आप एमपी के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, और यदि आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आपको 10 लाख पे करना है यदि आपको मॉपअप राउंड अटेंड करना है तो, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो मॉपअप राउंड में जो आप 2 लाख और जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं जो 10 लाख देंगे तो उसका संयोजन किस तरीके से होगा। तो जो भी आप फीस पे कर रहे हैं मॉपअप राउंड में वो जो भी आपकी एकेडमिक फ़ीस है उसमें एडजस्ट कर लेंगे वो लोग आपको, फिर और जो भी एक्स्ट्रा फीस है वो आपको फिर बस पे करनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मुझे प्रथम चरण में एनआरआई कोटा से प्रथम चॉइस की सीट आवंटित हुई थी, मैंने उस पर प्रवेश ले लिया है, ठीक है। अब मैं द्वितीय चरण में दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश करना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। तो इसके लिए आपको प्रथम चरण में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। यदि आप अपग्रेड होते हैं तो आपको उस अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। क्या पीजी काउंसलिंग 2020 में मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी पात्र हैं? बिल्कुल पात्र हैं। सेकेंड राउंड से एमपी के बाहर के कैंडिडेट्स अलाउ हैं। सेकेंड राउंड से बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, पर ये है कि जो सेकेंड राउंड में एमपी के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं जो कि बाहर से यूजी करके आए हैं उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं जो कि बाहर से यूजी करके आए हैं उनको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यदि एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स अगर सीट छोड़ते हैं तो तभी आपको जो भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं
जो कि ओपन कैंडिडेट्स कहलाएंगे उनको बाद में फिर चांस मिलेगा। और तो ये लिखा है इनने आंसर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि मुझे काउंसलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा। तो आपको अगर ऐसे कि आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है और आपका 3 मई को रिजल्ट आया, तो 3 मई में आपको अगर कोई भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो आपको अभी ऐसा है कि आपको ऑनलाइन जाके रिपोर्ट करना है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी वो बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आपको वो स्कैन करना है, उसको अपलोड करना है और आपका एक प्रोविजनल एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और आपको फिर आप जब फिजिकली जाएंगे उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करेंगे, तो आपको जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें जो मांगे थे, जो आपने स्कैन करके भेजे थे, तो वो आपको फिर जो आप जब फिजिकली जाओगे तो उनको आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग टोटली ऑनलाइन है, पर अब जो फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग है वो भी टोटली ऑनलाइन कर दी है। आपको प्रोविजनली अब आपको ऑनलाइन ही रिपोर्ट करना है। जो भी आपका फर्स्ट राउंड में जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट रहेगा उस वहाँ आपको जाके प्रोविजनली जाके आपको एडमिशन करवाना है। फिजिकली आपको बाद में जाके रिपोर्ट करना है लॉकडाउन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कि चॉइस फिलिंग के न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी चॉइस भरना अनिवार्य है। तो मिनिमम एक चॉइस फिल होना जरूरी है, बाकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इनफाइनाइट चॉइसेस भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं बेहतर सीट अपग्रेडेशन का विकल्प भर सकता हूँ। बिल्कुल भर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करिए। पर उस समय जब आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे या फिर अभी तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में जब होगी तो आपको एक हैंड रिटन एक फॉर्मेट भरना है जिसमें आप अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हाँ, मॉपअप राउंड के पश्चात रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। तो अगर मॉपअप राउंड में भी किसी कारणवश अगर सीट छूट जाती है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें कि सीट छूटी है तो वो एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाता है कॉलेज लेवल में। तो आप वहाँ अगर अप्लाई कर सकते हैं यदि उस पर्टिकुलर कॉलेज की सीट अगर छूट गई है तो। ऑनलाइन RTGS और NEFT करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो यदि आप एक NRI कैंडिडेट हैं, जैसे आप कोई फॉरेन कंट्रीज कोई फॉरेन बैंक से यदि आप इंडिया के बैंक में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप RTGS यूज़ करेंगे, रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र यूज़ करोगे। और NEFT मतलब नेशनल जो होता है एक संस्था है जिससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अब आप RTGS यूज़ करिए। RTGS बेटर रहता है NEFT से। तो विथिन आपके मतलब विथिन तुरंत ही आपको आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी फॉरेन बैंक से इंडियन बैंक में। मतलब ये बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए ये RTGS यूज़ होता है। और तो यदि आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं उसको आपको उसका चालान मारना है। और यदि आप अगर मल्टीपल टाइम्स में ट्रांजेक्शन करके आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप 30 लाख आपका अमाउंट आपको पे करना है, तो आप 10 लाख 3 बार में पे कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं। और पर हर मल्टीपल ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट पे कर रहे हैं उसका एक DD बनाना पड़ेगा। उस DD को आपको अपलोड करना है अमाउंट के साथ। तो ये था कुछ अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आई होप आपके डाउट्स बहुत क्लियर हुए होंगे। यदि आपके कोई भी डाउट्स अभी भी बच जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आपके सामने MPPG काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा कि चॉइस फिलिंग को कैसे करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे रिपोर्टिंग के समय। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।